हरिओम। समस्याओं से क्या घबराना? समस्याओं का हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं ही हैं, ये चुनौतियां ही हैं जो हमें समाधान खोजने का अवसर देती हैं। और एक बार समाधान मिल जाए तो फिर वैसी समस्या जहां भी हो, उन सब लोगों को उससे राहत मिलती चली जाती है। भाई, मुझसे एक प्रश्न किया एक साधक ने कि गुरुदेव, क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के व्यक्ति को सैर करनी चाहिए? मैंने कहा, हाँ, सैर में क्या दिक्कत है? तो फिर उन्होंने कहा कि क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के व्यक्ति को दौड़ना चाहिए? 4-5 किलोमीटर तक भी दौड़ ले तो कोई नुकसान तो नहीं है? मैंने कहा, देखो, हर चीज़ का लाभ भी है, नुकसान भी है। मैंने कहा, नुकसान तो लेटने का भी है, देर तक सोते रहने का भी है। अगर हम ठीक से लेटना भी भूल जाएं तो हम स्पॉन्डिलाइटिस को बढ़ा ही नहीं लेते, बल्कि अगर ठीक ठाक व्यक्ति है तो वो स्पॉन्डिलाइटिस पैदा कर लेता है। यानी कहने का भाव ये है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण ने जो सिद्धांत दिया, इसको हमें ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार करना चाहिए। अयुक्त काम नहीं करना चाहिए, मर्यादा से अधिक, मर्यादा से कम नहीं करना चाहिए। स्पॉन्डिलाइटिस के व्यक्ति को लेटना कैसे है, ये उसको अगर पता हो तो फिर उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा सिर्फ लेटने से ही। हम राहत पाते हैं स्पॉन्डिलाइटिस में, इसलिए तकिया लगा लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि तकिए को कुछ समय के लिए हटा दीजिए, ताकि आप अपनी सहजता के साथ समझौता कर लें और सहजता की तरफ लौट आएं। उससे क्या होगा कि जो हम अचानक एक्सरसाइजेज बताते हैं ना लोगों को कि ये स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है। स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइज भी स्पॉन्डिलाइटिस को बढ़ा देती है। यानी अगर हम गर्दन के कुछ अभ्यास हैं जिनको हम करते रहें तो स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होती है। लेकिन अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और वो व्यक्ति ये जानता हो कि गर्दन को पीछे ले जाने से और आगे ठुड्डी में गर्दन लगाने से स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होती या ठीक हो जाती है, तो वो इस अति को करने से, यानी स्पॉन्डिलाइटिस रोग की स्थिति में ठुड्डी को अपने गर्दन के गड्ढे में लगाने से अपनी समस्या को बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे उन रोगों को जिसमें आप अधिक पीड़ित हो रहे हों, तो उसमें कई बार तो हम सारे अभ्यास भी छुड़वा देते हैं। हम कहते हैं कुछ दिनों के लिए आप अभ्यास मत करिए, क्योंकि यह अभ्यास ही आपको नुकसान दे रहा है। इसी तरह से जो अभ्यास किसी रोग में निवारक औषधि है, यानी उस रोग का निवारण उस अभ्यास से होता है, तो उसको भी हम रोग की जो सीवियरिटी है, गंभीरता है, मतलब कितना सीवियर है हमारी प्रॉब्लम, इसको देखते हुए उसमें हम बहुत बार समायोजन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्पॉन्डिलाइटिस की सीधे सीधे एक्सरसाइज करने के बजाय सबसे पहला काम ये करें कि आप सीधे लेटने का अभ्यास करें, बिना तकिए के लेटने का अभ्यास करें। लगता है कि जब साइड से हम करवट लेनी होगी, अनकंफर्टेबल फील करते हैं सीधा ज़्यादा देर तक लेटे लेटे, तो तब क्या करें? तो उस समय हम थोड़ी देर के लिए तकिया लगा लें, और या फिर जो कुदरत ने तकिया दिया है बाजू का, इसको अपने गर्दन सिर के नीचे लगा लें, तो आपकी गर्दन को आराम मिल जाएगा। इससे आपकी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस वाला व्यक्ति को अगर हम कह दें तुम बेड रेस्ट करो और एक्सरसाइज मत करो, सैर मत करो या दौड़ो मत, तो इसका मतलब ये है कि जो रीढ़ के बाकी हिस्से हैं, हम उनको भी स्टिफनेस की तरफ, उनको भी जड़ता की तरफ, उनको भी रोगों की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए उतना सैर जरूरी जितने में आपको चक्कर नहीं आते, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे जो सिस्टम्स हैं उनको चेतन कर देता है। दौड़ना बहुत अच्छा है, अगर आप दौड़ सकते हैं तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लगातार दौड़ें, बल्कि अच्छा ये हो कि आप 100 कदम चलें, 100 कदम दौड़ें, 100 कदम चलें, 100 कदम दौड़ें। इससे
आपका जो हार्ट पर पड़ने वाला जोर है, जो लंग्स पर पड़ने वाला जोर है, जो आपके जॉइंट्स के ऊपर, खास तौर से जो पूरी की पूरी हमारी स्पाइन है उस पर पड़ने वाला जोर है, वो जोर नहीं रहता, बल्कि ये कहिए कि उसको व्यायाम मिलता है। फिर कुछ समय बाद ये हो सकता है कि वो हम 200 कदम दौड़े, 100 कदम चल लिए, फिर 300 कदम दौड़े, 100 कदम चल लिए। इस तरह से शनै शनै यानी अपने आप को खुद ट्रीटमेंट देना आना चाहिए। और ये योग का बेसिक सिद्धांत है कि आप ये मत सोचो कि आपको एक्यूप्रेशर की तरह से, एक्यूपंक्चर की तरह से या फिजियोथेरापी की तरह से, यानी दूसरों के द्वारा व्यायाम आपके शरीर का होगा या ट्रीटमेंट आपका होगा। योगी को अपना ट्रीटमेंट स्वयं करना होता है, वो शरीर के स्तर पर भी और वो आध्यात्मिक स्तर पर भी। और हम तो कहते हैं कि अपदीपो भव, गुरु का सहारा लो, गुरु का सहयोग लो, मार्गदर्शन लो, विवेक अपने अंदर जगाओ और उसके बाद फिर अपने आप को खुद रोशन करो। ये होना चाहिए। तो इसमें जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है तो उनके चलने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, उनके दौड़ने पे कोई प्रतिबंध नहीं है और उनको खूब दौड़ने पे भी कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, चाहे वो कृष्ण के जो मैंने अभी श्लोक बोला उसके आधार पर, और या फिर आयुर्वेद के आधार पर या जीवन सिद्धांत के आधार पर कि अति जो है वो हमें नुकसान देती है, उससे हमें बचना चाहिए। अब यह है कि ये तो हम कर रहे हैं, हमने करवट तकिया छोड़ दिया है, हम अब सीधे लेटते हैं, थोड़ा राहत अनुभव करने लगे हैं, तो फिर कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनको हम करेंगे तो हमारी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या बिल्कुल गायब हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें क्या करना चाहिए? अक्सर आपको बता दिया जाता है कि आप गर्दन को आगे पीछे लाना, दाएं बाएं घुमाना, उसको इधर से प्रेशर देना, इधर से प्रेशर देना, ये करना चाहिए। लेकिन अगर आपने पूरी स्पाइन को उसके लिए तैयार नहीं किया है तो मात्र जो लोकल एक्सरसाइज है वो हमारा शरीर जो स्पॉन्डिलाइटिस के रोग से प्रभावित हो रहा है वो सिर्फ इतना सा, जो हमारी जो खोपड़िया है इससे नीचे और जो रीढ़ है इसके ऊपर का भाग, इतने तक सीमित नहीं है। उसका प्रभाव यानी उस पर प्रभाव हमारे खोपड़ी का भी पड़ता है और हमारी कमर का भी पड़ता है। तो इसलिए इसका अलाइनमेंट जो है वो हमारा ठीक होना चाहिए। तो इसमें पहले कुछ मैं एक दो सुगम क्रियाएं बता रहा हूँ, उनको करिए। उसके बाद जो प्रचलित क्रियाएं हैं उनको आप लें, लेकिन पीड़ा की स्थिति तक कोई सी भी क्रिया हमको नहीं करनी है। और मैं बताता हूँ कि 100% आप अपना क्योर खुद कर लेंगे। देखिए क्या करते हैं हम इसमें। एक पहला काम है कि पेट के बल लेटना, और पेट के बल लेट करके सुगम सर्पासन करना। बहुत छोटी छोटी क्रियाएं, 2-3 आप सीखें, मैं करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से लेट जाएं, आराम से पैरों को मिला लीजिए, 2-4 सांस आराम से लेटने के बाद, और फिर आप माथा जमीन पे ले करके इसमें आपको आपका जो स्पॉन्डिलाइटिस वाला हिस्सा है उस पर राहत मिलेगी। इतना करने के बाद फिर थोड़ा सा ऊंचा उठिए, जितना आपकी स्थिति आपको अलाउ कर रही है। ये नहीं है कि आपको नाभि तक उठना है, कोई जरूरी नहीं है, बस इतना उठे, वापस आ जाइए। फिर ऐसे ही सांस भरते हुए उठिए, फिर वापस आ जाइए। अगर बीच में आपको लगता है कि थोड़ा सा राहत ले लें तो ऐसे राहत ले लीजिए, सिर को ढीला छोड़ करके राहत ले लीजिए। फिर दोबारा से इसी तरह से पोजीशन लें और रीढ़ की ताकत से जितना उठ सके ऊपर को उठें। हाथों पे जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है, बस रीढ़ की ताकत से। हाथ तो अगर आप उठा लें तो भी ठीक है, और फिर धीरे से लेट जाएं, फिर आराम कर लें। एक तो काम हमको ये करना है। दूसरा काम आपको करना है, मैं इसको बोलता हूं मरकट आसन, यानी बंदर वाला आसन हमको करना है। यानी हम कमर के बल इसमें लेट जाते हैं इस तरह से, और कमर के बल लेट करके अपने पैरों को फोल्ड कर लेते हैं। तकिया तो मैंने पहले ही छुड़वा दिया आपका, कि तकिया की जरूरत है ही नहीं आपको। जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उनको तकिया हटा करके ही आराम होगा। तकिया से जब तक दोस्ती रखेंगे उनकी स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि तकिया राहत है। फिर हम हाथों को इस तरह से 45 डिग्री पे फैला लेते हैं और पैरों को घुटने से नीचे का जितना लंबा पैर हमारा है
यानी लगभग 1.25 से 1.5 फीट लंबा। तो इतनी दूरी में हम पैरों को खोल के रखते हैं। और मरकट का मतलब बंदर। तो ऐसे सांस भरते हुए हम दाहिनी तरफ पैरों को ले जाते हैं और चेहरे को बाईं तरफ घुमा देते हैं। पीछे सपोर्ट है जमीन पर, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। यहां रुक करके सांस लीजिए मस्ती में, लंबे सांस लीजिए और फिर ऐसे ही नॉर्मल स्थिति में आते हुए अब दूसरी तरफ ऐसे घूम जाना। यानी दोनों घुटने जमीन पे आ जाते हैं। बायां घुटना भी मेरा जमीन पर है और दायां घुटना भी जमीन पर है। कूल्हे से ऊपर पेट के निचले हिस्से में थोड़ा खिंचाव लगता है। सिर को अपोजिट साइड में मैंने घुमा दिया है। शांत होकर के अच्छे से सांस लीजिए और फिर वापस आ जाइए। इस तरह से हमको मरकट आसन लेना दोनों तरफ, ये हम करेंगे। इसके बाद एक चीज आप करिए, जो पवन मुक्त स्थिति है, द्विपाद पवन मुक्त हम इसको कहते हैं। ऐसे क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस भी जहां लोकल प्रॉब्लम है सर्वाइकल रीजन की, वहां ये वायु रोगों में भी आता है। यानी ब्लॉकेज वहां पर हो जाती है, जिस वजह से दिक्कत बढ़ती है। तो यहां पर रुकें, थोड़ा सा सिर को ऊंचा उठा लें जमीन से, और जितना कंफर्टेबल सिर उठा हुआ है बस उतना उठाना। सांस लेते रहें, फिर आराम से लेट जाएं, बदन को ढीला छोड़ दें। इतना काम। यानी सबसे पहले हमने सर्पासन किया, सुगम सर्पासन। उसके बाद फिर हमने मरकट आसन किया, और ये करने के बाद फिर हम बैठने वाली 2-3 क्रियाएं करेंगे, और बस इतने से आपका फायदा हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, वज्रासन में बैठ जाते हैं, जैसे मैं बैठा हुआ हूं। जो अभी मैंने बताई क्रियाएं, उसको ही जरा तरीके से करेंगे। यानी करना तो यही है, लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि जब हम सिर को पीछे ले जा रहे हैं तो सांस भी भर रहे हैं और थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि ये पीछे तक जितना ले जा सके लाएं। लेकिन जब हम वापस आते हैं तो पहले नॉर्मल हो जाएं, और नॉर्मल होने के बाद सिर्फ सिर को ढीला लटका दें आराम से। फिर पीछे पूरा ले जाएं और सिर को आगे ढीला लटका दें। ये काम करना है। और ये सारी क्रियाएं, चाहे हमने सर्पासन की हैं, हमने मरकट आसन की हैं, हमने द्विपाद पवन मुक्त किया है, या अब मैं जो बता रहा हूं, इनको 5 से 10 बार केवल रिपीट करिए, इतना पर्याप्त है। लेकिन हाँ, 24 घंटे में एक बार नहीं, बल्कि 24 घंटे में कम से कम 2 बार। यानी शाम को भी खाना खाने से पहले कर लीजिए, और ऐसे ही सुबह को कुछ भी खाने से पहले, व्हेन यू आर लाइट एट स्टमक, तब इसको करिए। दूसरा अभ्यास इसमें हम ये करते हैं कि बाईं तरफ गर्दन को ढीला लटका दिया जाए, जिससे कि दाहिनी तरफ गर्दन में एक खिंचाव आप महसूस करें, मॉडरेट खिंचाव, फिर वापस आ जाएं। फिर ऐसे ही दाहिनी तरफ इसको ढीला लटका दें, वापस आ जाएं। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको मैं कहता हूं कि इतना नज़दीक लाएं कि कान कंधे से छू जाए। लेकिन आपको तो नहीं मैं कह सकता ऐसे, क्योंकि आपको तो पहले ही पीड़ा हो रही है। तो केवल ढीला छोड़ना, और नियत ये रखना कि जैसे जैसे कंजेशन खत्म होगा मेरे सर्वाइकल रीजन से, उतना उतना मैं इस क्रिया को बढ़ाता चला जाऊंगा। फिर ऐसे दूसरी तरफ लिया। फिर इसमें सीधे बैठे हुए गर्दन को, सिर्फ सिर को और गर्दन को घुमाना, जितना आप घुमा सकें, और फिर वापस आ जाएं। फिर इसी तरह से दूसरी ओर जितना घुमा सके पीछे की तरफ, फिर वापस आ जाएं। अंतिम अभ्यास एक ये कि हम सिर को चक्राकार घुमाएं अपने एटलस के ऊपर, यानी खोपड़ी, गर्दन का जो सबसे नीचे का हिस्सा है उसके ऊपर। सिर को ढीला छोड़ा, सांस भरते हुए ऐसे बड़ा चक्र देना, और आगे तक आ गए। फिर इसी तरह से दाहिनी तरफ से चलें, सिर को बड़ा चक्र दें, फिर आगे आ जाएं। अति सर्वत्र वर्जयेत, बस इतना ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि केवल
2-3 रिपीट कर लेने से अभ्यास का लाभ हमको नहीं मिलेगा। ये 5-5 बार से शुरू करें, 10-10 बार तक इसका अभ्यास ले जाएं और दिन में 2 समय ज़रूर करना चाहिए इसको। फिर अंतिम अभ्यास इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें करना चाहिए। उसमें 2 क्रियाएं जुड़ जाती हैं। एक तो होता है शशांक आसन और एक होता है शशक आसन। ये 2 हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसमें हम साइड से, क्योंकि आपको देखने में सहूलियत होगी तो मैं दिखा रहा हूँ। पैर को हमने ऐसे आगे खोल लिया है, ये शशक आसन है। इसमें घुटनों को चौड़ा कर लिया और आगे की तरफ बड़े मॉडरेट तरीके से, क्योंकि इसमें स्पॉन्डिलाइटिस पर जोर नहीं पड़ता, उसको ट्रीटमेंट मिलता है। ये हाथों को आगे चलाते जाएं, हाथों का सपोर्ट है, कोई चिंता की बात नहीं है। घुटने खुले हुए हैं इसलिए और आराम है। आगे जाएं और इस तरह से ठुड्डी तक हम आ जाएं। अगर नहीं आ सकते हैं ठुड्डी तक तो कोई बात नहीं, सिर को जमीन पे छू दें ऐसे। यहाँ रुक के सांस लेते रहें। ठुड्डी रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से सांस चलता रहे और फिर सिर ढीला छोड़ करके इसी हाथ का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं। इसके बाद फिर वज्रासन में आ जाते हैं और अंतिम आसन, जो कि ये जितनी एक्सरसाइज हमने की है इसमें जो जो अंग अटैच्ड हुए हैं, यानी जिन जिन अंगों ने काम किया है, उन सब को राहत देनी है। नाम ही शशांक है, क्योंकि चंद्रमा की खासियत यह है कि वो रोगों के भी उपद्रव शांत करता है और हमारे मन के भी उपद्रव शांत करता है, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, यानी उसका जो कारक है वो मन है हमारा। तो इसलिए दोनों तरह से राहत देने वाला। ऐसे सीधे बैठ गए, हाथ जो हैं वो ऐसे साइड में लगा लिए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते जाएं, सिर को बिल्कुल ढीला कर दें, कंधे बिल्कुल ढीले कर दें, कमर बिल्कुल ढीली कर दें, सिर बिल्कुल ढीला कर दें और ऐसे रुक करके थोड़ी देर श्वास, सुखद श्वास, ओम वाले सांस, यानी इसमें मानसिक रूप से हम परमेश्वर का ध्यान करें, ओम का ध्यान करें। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः, यानी ओम जो है वो मंत्र है जो हमारे मन को भी मजबूत करता है और हमारे मन को इतना मजबूत करता है कि हम कर्म में युक्ति भी कर सकते हैं और कर्मों से मुक्ति भी कर सकते हैं, यानी मोक्ष भी उससे मिलता है और काम जो है उनकी पूर्ति भी करने की सामर्थ्य उसमें है या कराने की सामर्थ्य उसमें है। तो इसलिए उस ओम का ध्यान हमें श्वास के साथ ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से जब हम ऊपर उठे तो हमने इसी तरह सांस भरते हुए ऊपर उठे। फिर से एक बार देखें, सांस छोड़ते जाएं। एड़ी हिप्स के पास ही लगी रहनी चाहिए। आगे झुकने की कोशिश में एड़ी से हिप्स ना हटे, सिर को ढीला छोड़ो, श्वास चलता रहे, कमर भी ढीली, गर्दन भी ढीली, सिर भी ढीला, श्वास भी सहज और कंधे तो बिल्कुल ही ढीले, ऐसे रुके रहे। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाओ, कमर सीधी उठाओ और वज्रासन में आकर के बैठ जाओ। ये है बात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की और यही है बड़ा आसान सा उपचार भी। और ये भ्रम मन से निकाल दें कि क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, घूमने जाएंगे तो चक्कर आ जाएगा या नुकसान होगा, टेंशन बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि दौड़ना, धन्यवाद है उस बच्चे का जिसने ये पूछा कि दौड़ना क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में नुकसान नहीं देगा। तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि नुकसान तो लेटना भी देगा अगर गलत करेंगे, दौड़ना भी अगर ज़्यादा करेंगे तो स्वस्थ व्यक्ति को भी नुकसान देगा। तो इसलिए योग मर्यादा सिखाता है, मर्यादा में दौड़ें। और बल्कि दौड़ना और सैर करना तो हमारे जितने भी कंजेशंस हैं, जितने भी तनाव हैं, जितने भी अवरोध हैं, उनको दूर करने वाला है। चलने का मतलब है गति, दौड़ने का मतलब है गति, और योग में गति की ही महिमा है, जीवन में गति की ही महिमा है। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।